मैं राजेंद्र साहब पहले आपके पास आ रहा हूं और मैं इसलिए एक चीज समझना चाहता हूं। एक तो मेरे दर्शक ने कहा वो इंटरेस्टिंग है। इस समय जैसा लग रहा है बहुत से लोगों का ये मानना है कि तेलंगाना इलेक्शन के बाद ही 2024 में कुछ मतलब इंडिया विपक्षी गठबंधन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि 2024 ये जो अभी अभी जो स्टेट इलेक्शन है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर केंद्र के ईडी, सीबीआई और इन सब का है। चंद्रशेखर राव साहब की लड़की को पहले रोज नोटिस जा रहा था, जब से उन्होंने कांग्रेस पे हमला करना शुरू किया तब से वो नोटिस का अब उनको टाइम दिया जा रहा है कि ठीक है आपको फिर टाइम दिया। अच्छा, उनको भी बीजेपी 2 महीने की डेट नहीं दे रही, छोटी छोटी डेट दे रही है, मतलब उनके हर चाल चलन को देखते हुए फिर डेट देगी, फिर डेट देगी। खैर, ऐसा माना जाता है कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो शायद चंद्रशेखर राव साहब अपने हिसाब से अपना एक निर्णय करेंगे, पॉलिटिकल निर्णय। एक मेरे दर्शक ये कह रहे हैं, इसमें इसलिए राजेंद्र साहब आपसे पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं खड़गे जी इज हाफ तेलंगाना। एक्चुअली वो तेलुगु इसलिए बोले जाते हैं कि उनके परिवार में उनके जो माँ जब वो थे और जब रजाकर ने वहां हमला किया था तो हैदराबाद से जब वो भागे थे उन लोग, उनके घर के उनके परिवार ने कि उसमें शहीद होना कहिए या हत्या होना, उनके हत्या हुई थी उनके परिवार में उनके आंखों के सामने, और वो जान बचा के वहां से भागे थे। तो वो रिलेशनशिप है। और वो भी आज जब कर्नाटका की पॉलिटिक्स की बात होती है तो खड़गे साहब नॉर्थ कर्नाटका जो इलाका तेलंगाना और इससे मिलता जुलता इलाका है आंध्र प्रदेश, उसके पास उनकी एक्टिविटी, वो उनका प्रभाव क्षेत्र वो है। तो खड़गे जी भी हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि वहां एक फैक्टर बन सकते हैं। तो राजेंद्र साहब, ओवरऑल इस समय तेलंगाना की क्या असेसमेंट आपके हिसाब से? हाँ, नमस्कार आनंद जी। देखिए, ऐसा है कि जो बात हमारे दर्शक बता रहे हैं बिल्कुल सही है। उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, तेलंगाना मानव विकास के ऊपर रिपोर्ट आई थी। उसमें ये बताया गया था कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो सारे मिला के और विभिन्न जो आपके अल्पसंख्यक समूह है, वो सब मिला के 85% की आबादी है। तो खरगे प्लस ये, खरगे जी प्लस 85%, यानी एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तैयारी है। तो ये क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो एक नैरेटिव बुना जा रहा है तेलंगाना में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, वो यही कोशिश कर रही है कि जो बैकवर्ड कास्ट है उनको अपनी तरफ खींचा जाए। ये एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन तभी बन पाएगा जो पार्टी बैकवर्ड कास्ट में भी, आप एक चीज देखिएगा कि जो आपके एग्रीकल्चर जो किसान वर्ग है तेलंगाना में, बहुत ही क्रिटिकल खेल खेलने वाला है। और दूसरा जो है, और तेलंगाना का जो नीति आयोग का जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकला था, उसमें जो इंडेक्स निकला था, इट इज अ सर्विस बेस्ड स्टेट। मतलब यहाँ पे जो सेवा की सर्विस है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद एग्रीकल्चर आता है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नीचे आती है। तो यानी देखिए आपकी, यानी आईटी सॉफ्टवेयर जो कि इंडिया को एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक ब्रांड देती है, उसमें तेलंगाना का काफी रोल रहा है। तो हम सिर्फ तेलंगाना को तेलंगाना या बैकवर्ड कास्ट या उस किसान या जो महिला वोटर हैं उनके हिसाब से ना देखकर जो ब्रांड इंडिया है उसके साथ, मैं इंडिया एस एन जो इंडिया अलायंस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, भारत देश इंडिया जो है उसकी, उस ब्रांड की बात कर रहा हूं। उसका जो बेनिफिट मिलेगा और या उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है इस इलेक्शन में। अब एक बात और आनंद जी कह के मैं अपना पहला पॉइंट यहां रखूंगा कि जो वादे कांग्रेस ने किए हैं या गारंटी 6 गारंटी दिए हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। ये पूरे जो डेमोग्राफी है
उसको ध्यान में रख के किया गया है, इंक्लूडिंग जो छोटा सा एक उन्होंने पॉइंट किया है कि जो तेलंगाना के स्टेट बनने की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया था उनको जो जमीन एक्स्ट्रा मिलेगी, ये बहुत ही क्रिटिकल है। आनंद जी, एक और चीज आपने और अजय सर ने इतना मतलब इतिहास और आंकड़े बताए, उसमें एक आंकड़ा और मैं जोड़ना चाहूंगा, मतलब एक नगेट जोड़ना चाहूंगा। जब केसीआर यूपीए के सरकार में थे, डिप्टी स्पीकर के मतलब जब कोalition गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त उन्होंने जब टीडीपी में थे, जब अलग हुए वो और एक टीआरएस बनाया, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार के साथ रहे, मतलब यूपीए की सरकार के साथ रहे, तो एक वो जो अकोमोडेशन वाला हिसाब था उन्होंने दर्शाया था, जब एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो डीएमके चाहता था और टीआरएस ने वॉलंटरीली, केसीआर ने वॉलंटरीली कहा ठीक है मैं बाहर बैठ के सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद उनको लेबर मिनिस्ट्री कैबिनेट बर्थ मिला था, आपको याद होगा आनंद जी। तो ये एक कैरेक्टर रहा है केसीआर का। तो आपने जो एक बिंदु बताया था कि 2024 में यहाँ के इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर रहेगा, तो आप समझिए कि बीआरएस का जो रुख होगा वो 2024 के बाद क्या होगा, जो पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं, उसमें काफी महत्व रखता है। आनंद जी। मैं राजेंद्र साहब, दो चीजें अभी तेलंगाना में फिर वही हुआ। 17 तारीख, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 तारीख को तेलंगाना दिवस शायद मनाया गया, या तेलंगाना डे या हैदराबाद डे, अगर मैं गलत नहीं हूं, 17 को। और तीनों पार्टीज ने रैली की, अमित शाह साहब, मतलब ये सब बीजेपी ने भी की, बीआरएस ने भी की। बीआरएस के ऊपर आरोप ये लगा कि भाई पहले नहीं करते थे, बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने भी की। कांग्रेस ने अपनी सीएनएलसी की मीटिंग वहां 2 दिन की थी और उसके बाद बड़ी रैली की। मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि उस रैली में भी अभी भी याद दिलाया जाता है कि वो रजाकर, हैदराबाद, हिंदुओं को मारा था, ये सब चीजें अभी भी याद दिलाते हैं। वो मेन थीम उस पूरे रैली की कि रजाकर ने हैदराबाद में कैसे मारा था, ये याद नहीं दिलाते हैं कि वहीं पे बहुत से ऐसे लोग भी थे जो हिंदुस्तान के साथ मिलने में उन्होंने अपने भी, उनकी भी प्रमुख भूमिका थी। मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि वो एक विषय अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक शर्मिला है, अपने रेड्डी साहब की बहन, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, वो आके उन्होंने जो भी भाई बहन में हुआ था, अब आपस में संधि हो गई है कि नहीं हो गई है नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं तेलंगाना को अपना कार्य क्षेत्र बनाऊंगी, और वो उन्होंने ऑफिशियली भी आके वो कांग्रेस के साथ। मैं सिर्फ पूछ ये रहा हूं कि शर्मिला जी के आने से क्या कुछ भी फर्क पड़ेगा उस लीगेसी का, क्योंकि जिस लीगेसी से आ रहे हैं जगन रेड्डी साहब, उस लीगेसी का एक अपना एक प्रभाव रहा है तेलंगाना में। उनके पिताजी ने बहुत मेहनत की थी, उनके पिताजी की रिस्पेक्ट बहुत थी तेलंगाना में, और शायद कांग्रेस का, जैसा सुनील जी ने कहा कि एक बार जब उसको ठीक से प्ले नहीं किया और कहीं तेलंगाना या हैदराबाद या तेलुगु लोगों को कि उनको प्राइड को ये लगा कि कांग्रेस ने शायद हमारा जो प्राइड था उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, तो उसकी सजा भी कांग्रेस को मिली। तो शर्मिला जी क्या एक फैक्टर होंगी वहां पे, राजेंद्र साहब? आनंद जी, दो बिंदुओं को मैं लेके आगे चलूंगा। जो सवाल आपने पूछा, शर्मिला जी फैक्टर इन करेंगी, क्यों करेंगी? आप एक ही समझिएगा, आज भी आप गांव देहात में जाएंगे और जहां पे कांग्रेस का सपोर्ट है तो वो कहेंगे हम इंदिरा जी को वोट देते हैं। किसके लिए वोट करेंगे? वो कांग्रेस नहीं, इंदिरा जी को वोट देंगे। और यही जो एक फिलॉसफी है और एक इमोशन है, वो जगन के जो पिताजी ने बनाया था, मतलब कई वर्षों से, वो है। और शर्मिला जी जो है एक आइडेंटिफिकेशन दे रही हैं कि मैं उनकी बेटी हूं, तो मतलब अब मुझे सपोर्ट करिएगा। एक बिंदु ये है, तो फैक्टर इन करेगा। और ये देहात में खासकर, जैसे अजय जी ने बताया, जो अर्बन एरिया है वहां पे ये सब फैक्टर नहीं करते हैं, लेकिन अर्बन रूरल एरिया में, रूरल एरिया में आपके ये फैक्टर इन करेगा। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा आनंद जी, जो कांग्रेस के इस वक्त जो चीफ है रेवंत,
इनका जो रोल है, मतलब ये इतना क्रिटिकल है, मैं आपको बता रहा हूं कि यूथ पावर जो है उसको इन्होंने कैप्चर किया है। तो इट विल बी ए कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों का मेल, जो शर्मिला जी का आने का है तो देहात का कवर करेंगे, जो रेवंत जो इस वक्त चीफ हैं वहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, इनका जो रोल है वो अर्बन एरिया में है। और जो अजय जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अर्बन एरिया में ये जो फ्रीबीज है इसका कोई महत्व नहीं रखता है। उसका एक और कारण भी है, जो लिटरेसी रेट है तेलंगाना की वो करीबन 66.67%, यानी 66% लिटरेसी रेट है, और सबसे जो लोएस्ट कम है वो 56.6% है डिस्ट्रिक्ट की, और सबसे हाईएस्ट जो हैदराबाद की है वो 83.2% या 4%। यहां पे लिटरेसी रेट यहां पे मतलब आपकी इतनी ज्यादा हो, तो जो मैं ये मानता हूं कि एक कोई भी इश्यू को उसको एनालाइज करने का एक अलग नजरिया होता है, जो लिटरेरी होते हैं इन चीजों को, कि क्या मेरे को नौकरी मिलेगी, क्या मुझे इससे फायदा होगा, क्या मेरी हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होंगी, ये सब मुद्दे जो हैं वो उभर के आएंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आनंद जी मैटर करेंगे। शर्मिला जी एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कई और जो चीजें हैं उनको बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये बेनिफिट मिलेगा। आनंद जी, क्योंकि मेरे मन में एक और, हाल के दिनों में हमने देखा पिछले 10-12 साल में, मतलब तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश, और मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक मान के बोल रहा हूं, यहाँ के बहुत से ठेकेदार लोग, कंट्रैक्टर, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑल ओवर इंडिया। जीएम के, मतलब मैं जीवी के, जीएमआर, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। यूपी में जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 20-25-30% पीपल फ्रॉम कंट्रैक्टर फ्रॉम दोज प्लेसेस आर वर्किंग हियर। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं, अगर राजेंद्र जी आप इसमें कुछ रोशनी डाल पाए, ये एकदम से क्यों होगा? उनके पास क्या विश्वसनीय ज्यादा है, या क्योंकि उनका तो अब इस समय प्राइम मिनिस्टर भी कोई उनका नहीं है, नरसिम्हा राव तो कब के जा चुके हैं। व्हाई दिस हैपेंड? अगर आप राजेंद्र साहब कुछ इस पे रोशनी डाल सकते हैं। आनंद जी, 1990 में जब रिफॉर्म हुए थे भारत में, तो उस वक्त किसी का ध्यान तेलंगाना स्टेट के ऊपर नहीं गया था। मतलब उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम इस क्षेत्र में इतना ज्यादा था, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सेक्टर ओपन हुए, तो यहाँ पे उन लोगों को लगा कि हाँ, कि देश में अब हम एक्सपैंड कर सकते हैं, और हम जाके अगर निवेश करेंगे तो उसका डिविडेंड हमें मिलेगा। और इसीलिए आप ये जो ट्रेंड देख रहे हैं, चाहे यूपी में देखें चाहे केरल में देखें, एक कंपनी का नाम लूंगा, आज के दिन पे थोड़ी दिक्कत में है, उसका नाम है लैंडको, जिसके एक जो ओनर थे, उन्होंने एक बड़ा ही मतलब क्या कहूं शर्मनाक काम किया था। उन्होंने पेपर स्प्रे लेके संसद में चले गए थे, आपको याद होगा। तो ये लैंडको कंपनी जो है, इसने पावर सेक्टर मतलब में इतना रेवोल्यूशन किया था, तो और उसके कारण ही रिफॉर्म्स काफी कुछ हुए थे। इसी तरह से आपके रोड सेक्टर में आप देखेंगे, जो आपका जो ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं, वो है तेलंगाना से आते हैं। जो निवेश का कार्य है, मतलब इन द सेंस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो तेलंगाना से फ्लो इन करने शुरू हुआ। इसीलिए आप ये कॉन्ट्रैक्टर की ग्रोथ देख रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर।